हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स है, इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। और आज का ये जो हमारा हमारा पहला लेक्चर है, दिस इज़ क्लासिफिकेशंस एंड नोमेनक्लेचर। जो प्री रिक्विजिट्स इस चैप्टर के लिए आपको चाहिए होंगे, वो प्री रिक्विजिट्स में सबसे पहले तो आपको जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जैसे नोमेनक्लेचर है, सिंपल नोमेनक्लेचर एल्केन्स की, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इतना आपको पता रहना चाहिए। फिर साथ ही सिंपल एल्कीन्स वगैरह के नाम आपको पता रहने चाहिए। कार्बोकटायंस, कार्बन आयंस, इनकी स्टेबिलिटीज़, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो कि 11th क्लास के बेसिक प्रिंसिपल के चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं, ये सब सिंपल टॉपिक्स हमें आने चाहिए। नहीं तो फिर हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे और चैप्टर के फ्लो के साथ अगर आप पढ़ते जाते हो, अगर आप बिल्कुल बेसिक लर्निंग के लिए ये चैप्टर देख रहे हो, तो फिर तो आपको मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ में लिखते जाओ। जितना ज़्यादा आपका राइटिंग वर्क रहेगा, जितना आप क्लास के फ्लो के साथ लिखोगे, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में चीज़ें रिटेन्ड रहेंगी। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं देख लेता हूँ, एक बार देख के सीख लेता हूँ, तो ये मतलब दिस इज़ वेरी मच नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बेटर है कि हम थोड़ा ट्राई करें कि यहाँ पे साथ साथ में हम लिखते जाएं, है ना। जो भी अगर अगर तुम्हें पूरा नहीं लिखना है, तो कम से कम जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो जगह हैं जहाँ पे हम रिएक्शंस लिख रहे होंगे, या फिर जहाँ पे हमें सॉल्यूशंस बनाने होंगे किसी क्वेश्चन के, तो वो सॉल्यूशंस आप साथ साथ में रफ में लिखते जाओ, तो उसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन सेकंड थिंग कि ये जो चैप्टर प्रिपेयर किया हुआ है, ये चैप्टर प्रिपेयर किया हुआ है फ्रॉम दी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आई होप कि जो भी ये लेक्चर देख रहा है, उसके पास ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होंगे, और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आप इसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हो। तो ये काम कुछ आपको करना है। सबसे पहले हम कंटेंट्स पे आते हैं कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। जो कंटेंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन, कैसे हम हेलो एल्केन्स को क्लासिफाई करते हैं, कैसे हेलो एरीन्स को क्लासिफाई करते हैं, क्या होते हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। ऐसे तो हमें बहुत सारा कुछ नाम से सिग्निफाई हो रहा है। हेलो एल्केन्स का मतलब है कि हेलो एल्केन, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब कि जो हेलोजन अगर उस एल्केन के ऊपर सब्सटीट्यूटेड है, एल्केन की चेन पे, कार्बन की चेन पे अगर हेलोजन लगा हुआ है, तो उसे हेलो एल्केन कह रहे हैं। वही अगर बेंजीन या कोई एरीन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, तो उसे हेलो एरीन कह रहे हैं। नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे, यहाँ पे आइसोमेरिज्म देखेंगे, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, वो जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो कैसा है, उसके डाइपोल मोमेंट्स क्या हैं, पोलैरिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम प्रिपरेशंस देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, कैसे हम हेलो एल्केन्स को बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। फिर हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो पढ़ेंगे वो होगा बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी, इनके बारे में हम मोस्टली डिस्कशन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए बेटर है कि आपको थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का आइडिया है, तो अच्छी बात है ना। वहाँ पे चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं हमें। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्पेशली डिस्पर्जन फोर्स, अगर आपको डिस्पर्जन फोर्स का आइडिया है, तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी आसान रहेगा समझना हमारे लिए। फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन, जो कि इस चैप्टर का बिल्कुल बैकबोन है। केमिकल रिएक्शंस, जहाँ पे कि हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के रिएक्शन सीखेंगे। सबसे मेन जो अट्रैक्शन का सेंटर है, जो बैकबोन है यहाँ पे, वो यही टॉपिक है, एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। ये जो दो टॉपिक हैं, 7th एंड 8th नंबर के, ये दोनों टॉपिक ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि क्लासिफिकेशन मतलब कि हम हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं, तो कोई भी अगर एल्केन की चेन है, और उस एल्केन की चेन पे लेट्स से कि ये कोई ग्रुप है, जैसे मानो कि मीथेन ही है, या CH3Br है मानो, या CH4 विच इज़ मीथेन, ये सिंपल एल्केन है। अगर हम इस पे एक हेलोजन सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जैसे अगर यहाँ पे ये रहे CH3Cl या फिर CH3Br, तो फिर ये हो जाता है हेलो एल्केन।
तो ये हेलो एल्केन, बिल्कुल एल्केन के ऊपर हमने एक हैलोजन सब्सटीट्यूट कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे एक हैलोजन लगाया हुआ है। एंड हेलो एरीन्स में, एरीन कहते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, जैसे कि ये बेंजीन है, बेंजीन के हाइड्रोजन पे अगर हम कोई हैलोजन लगा दें, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया लेट से, ये है एक एरीन और ये है हेलो एरीन। एरीन्स क्या होते हैं? एरीन्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मतलब जैसे कि बेंजीन है, टोलुइन है, क्यूमीन है। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं दे आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और इन्हीं को हम कहते हैं एरीन्स। और जब इन्हीं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे जो एरोमेटिक पार्ट है उस पे जब कोई हैलोजन सब्सटीट्यूटेड है तो उसे हम कहेंगे हेलो एरीन्स। साथ ही हम यहाँ पे कुछ PYQs भी लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिसेंट ईयर्स के हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड लाइक 1990s के क्वेश्चन जो कि हमारे लिए कुछ अगर इररिलेवेंट वगैरह रहेंगे तो उनको हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमारे थ्योरी के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होंगे, कोई एक्सेप्शनल केसेस और कोई ऐसे क्वेश्चंस जो कि एम्बिगुअस हों या कुछ जो कि बिल्कुल 0.1% जिसके चांसेस रहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम अवॉइड करेंगे। हम बेसिक थ्योरी के साथ चलेंगे। 99% क्वेश्चंस जिन थ्योरी के साथ मैच करते हैं उन थ्योरी को, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स कर रहे हैं। कितने हैलोजन एटम अपनी चेन से जुड़े हुए हैं या फिर रिंग से जुड़े हुए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कितने हैलोजन एटम्स हैं उसके हिसाब से हम ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे। जैसे अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम उसे मोनो हेलो एल्केन कह रहे हैं, 2 हैलोजन जुड़ा हुआ है डाई हेलो एल्केन कहेंगे, 3 जुड़ा हुआ है ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। बिल्कुल सिंपल सा काम है। और एरीन्स किसे कहते हैं? हेलो एरीन्स किसे कहते हैं? देख सकते हो जब बेंजीन के साथ ये हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम इसे कहेंगे हेलो एरीन। अब ये एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, है ना। एक्स क्या क्या हो सकता है? एक्स कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों हैलोजेंस में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो, तो उसे हम हेलो एल्केन्स कहेंगे। बाकी नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, यहाँ पे लेट से हमने 2 Br लगा दिया, तो ये कैसा है? दिस इज अ डाई हेलो या डाई ब्रोमो एल्केन। 2 हैलोजन है तो हम इसे डाई ब्रोमो एल्केन कहेंगे। और अगर बेंजीन के ऊपर लेट से हमने 2 ब्रोमीन लगा दिया तो इसे हम डाई ब्रोमो एरीन कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। जितने हैलोजेंस लगे हुए हैं उसके बेसिस पे हमें उसे क्लासिफाई कर देना है। आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक Br लगा हुआ है, आप इसे हेलो एल्केन में कैरेक्टराइज करोगे और या फिर हेलो एरीन में इसको क्लासिफाई करते हो। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हेलो एरीन्स कब कहते हैं? हेलो एरीन्स कहते हैं जब हैलोजन बेंजीन से जुड़ा हुआ रहता है। क्या यहाँ पे हैलोजन बेंजीन से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये जो ग्रुप है हैलोजन, ये इस कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है एंड देयरफॉर दिस इज नॉट हेलो एरीन। ये हमें ध्यान रखना है कि ये हेलो एरीन नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये है एक हेलो एल्केन। इसका मतलब है कि केवल बेंजीन का प्रेजेंस उसे हेलो एरीन नहीं बनाता है। जो हैलोजन है वो उस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तब हम उसे हेलो एरीन कहेंगे। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। जो भी कार्बन जिससे बॉन्डेड है
उसके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करते हैं अगर आपको पता हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कब होता है, जब 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा होता है। 4 इलेक्ट्रॉन डोमेन्स हैं या 4 सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कि दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। जब ये डबल बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप का होता है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और जब यही 2 डबल बॉन्ड्स बना रहा होता है, लीनियर शेप का होता है, ऐसे में इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है। तो अभी तो हम कौन से केस को डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस केस को, जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन विथ हैलोजन बॉन्ड x बॉन्ड, sp3 कार्बन विथ हैलोजन। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है एल्काइल हैलाइड्स, जिन्हें हम हैलो एल्केन्स कह रहे हैं। तो जैसे देख सकते हो, ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और साथ ही ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कार्बन जो कि एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और जब ये हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो फिर हम उसे 1 डिग्री हैलाइड कहते हैं। तो ये है प्राइमरी हैलाइड और दिस इज 1 डिग्री हैलाइड। अगर इस कार्बन को देखो तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। और जब हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसको कहते हैं सेकेंडरी हैलाइड। और ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये टर्शरी कार्बन है, तो इसे कहेंगे टर्शरी हैलाइड। जब हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसे हम टर्शरी हैलाइड कहते हैं। कुछ सिंपल क्लासिफिकेशन, जैसे मानो कि अगर हमें CH3CHBr एंड CH3 इसे हमें क्लासिफाई करना है एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये कैसा, जो हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ये अभी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है एंड देयरफॉर ये कैसा कार्बन है, ये 2 डिग्री का कार्बन है। और ये हैलोजन क्योंकि 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहेंगे सेकेंडरी हैलाइड या फिर 2 डिग्री हैलाइड या फिर 2 डिग्री ब्रोमाइड कह सकते हो। इस केस को समझते हैं। यहां पे जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इधर कार्बन है, इधर कार्बन है और इधर कार्बन है। तो ये जो कार्बन है ये क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ। और 3 डिग्री कार्बन से क्योंकि हैलाइड जुड़ा हुआ है तो ये टर्शरी हैलाइड है या फिर 3 डिग्री हैलाइड है। तो बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। बस आपको ये देखना है कि वो कार्बन कैसा है, फिर आप ये देखकर बता सकते हो कि हैलोजन उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर 1 डिग्री कार्बन है तो वो हैलाइड भी 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन है तो फिर 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। सेकंड जो एक इंपॉर्टेंट केस है वो है एलाइलिक हैलाइड्स का। एलाइलिक पोजीशन किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन होते हैं। जैसे ये मानो ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट पोजीशन होगा इस कार्बन से, जो एडजेसेंट कार्बन है, इसे कहते हैं एलाइलिक कार्बन। इस डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट पोजीशन है ये है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एलाइलिक पोजीशन या फिर एलाइलिक कार्बन। तो बहुत ही सिंपल सा है, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे हम एलाइलिक कहते हैं, और एलाइलिक के अंदर भी हम उसे कैरेक्टराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एज 1 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक, 3 डिग्री एलाइलिक। इस एलाइलिक को हम 1 डिग्री कहेंगे, इस एलाइलिक को हम 2 डिग्री कहेंगे क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जब उस एलाइलिक पोजीशन पे, जैसे देखो इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड।
या इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे ये हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये अलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। ये कैसा हैलाइड होगा? दिस इज अलाइलिक 1 डिग्री। और ये कैसा हैलाइड होगा? दिस इज अलाइलिक 2 डिग्री, या अलाइलिक 2 डिग्री हैलाइड कह सकते हैं। इसके बाद जो सी पार्ट है, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड कैसे कहेंगे? सबसे पहले बेंजाइलिक पोजीशन को समझते हैं। तो बेंजीन का जो नेक्स्ट पोजीशन है, बेंजीन से जो एडजेसेंट पोजीशन है, यहां पे अगर हमें बेंजाइलिक पोजीशंस मार्क करने हो तो बेंजीन का जो नेक्स्ट कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक। बेंजीन, not the carbon of benzene, but carbon next to benzene. This carbon is benzylic, and this is 3 degree benzylic. Why this is 3 degree benzylic? Because this carbon is attached to 3 carbon atoms. ये जो कार्बन है ये 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड देयरफॉर दिस इज 3 डिग्री बेंजाइलिक पोजीशन, या बेंजाइलिक 3 डिग्री पोजीशन, एंड दिस इज बेंजाइलिक 2 डिग्री। तो इन एग्जांपल्स में अगर देखें तो देख सकते हो दिस इज बेंजाइलिक 1 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन है ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये बेंजाइलिक पोजीशन है क्योंकि बेंजीन के नेक्स्ट पोजीशन पे है। ये बेंजाइलिक 3 डिग्री है क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप R से हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स को डिनोट करते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। अब sp2 जो वाला जो कार्बन होता है उसे हम विनाइलिक कहते हैं। विनाइलिक हैलाइड्स जब हम नॉर्मल चेन में देख रहे हैं, जैसे ये जो जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, जो डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन है, इसे हम कहेंगे विनाइलिक, या इस कार्बन को हम कहेंगे विनाइलिक। और इस पोजीशन पे अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड्स। अगेन विनाइलिक को भी 1 डिग्री 2 डिग्री वैसे कह सकते हो। अराइल हैलाइड्स, जब अराइल हैलाइड हमने देखा जब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसे कहेंगे अराइल हैलाइड। देख सकते हो दोनों केसेस में बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है हैलोजन, यहाँ पे भी बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है। यही अगर इससे अटैच्ड रहता CH2X रहता अगर, तो क्या ये अराइल हैलाइड होता? ये अराइल हैलाइड नहीं होता। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि दिस इज नॉट एन अराइल हैलाइड। तो ये एक अराइल हैलाइड नहीं है क्योंकि जो हैलोजन है वो हैलोजन X जो है वो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। ये एक क्वेश्चन आया था नीट 23 में ही, बहुत ही रीसेंट ईयर का है। पूछा है कि ये कंपाउंड कैसा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक हैलाइड, अराइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। सोचो, आप पॉज करके सोच लो। बेंजाइलिक हैलाइड रहता अगर ये बेंजीन वाले कार्बन से इधर जुड़ा हुआ रहता, वहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता, और फिर वहाँ से जुड़ा हुआ था, तब ये बेंजाइलिक हैलाइड होता। अराइल हैलाइड होता अगर ये बेंजीन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता, तो अगर इन पांचों में से किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो फिर वो अराइल हैलाइड हो जाता। अभी ये डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा एक अलाइलिक हैलाइड। क्या ये विनाइलिक हैलाइड है? अगर ये इस कार्बन से जुड़ता, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ता, तब हम उसे कहते विनाइलिक हैलाइड। अब हम आते हैं इनके नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। सिंपल नाम देखते हैं। सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स के कुछ नाम देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये RX, हम इस सिंपल ग्रुप्स को RX से डिनोट कर रहे हैं। R का मतलब यहाँ पे जो एल्काइल वाला पार्ट है वो R है, और X इज हैलोजन। R जो है ये नॉर्मल कार्बन की चेन है, और X यहाँ पे कोई भी हैलोजन है। कॉमन नेम्स इन्हें जब हम लिखते हैं तो इन्हें हम एल्काइल हैलाइड लिखते हैं। कॉमन नेम में हम इन्हें लिखेंगे एल्काइल हैलाइड। एंड IUPAC नेम लिखेंगे तो इन्हें हम हेलो एल्केन्स लिखेंगे। IUPAC नेम में सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं जो कि ब्रांचेस को बताता है, फिर हम वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं।
तो यहाँ पे फिर ये वर्ड रूट और साथ में प्राइमरी सफिक्स है। तो ये यहाँ पे वे होगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। CH3Br है मानो, CH3 कहते हैं हम मिथाइल ग्रुप को, CH3 इज मिथाइल, Br लगा हुआ है तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड। CH3 मिथाइल है तो ये मिथाइल ब्रोमाइड है। नॉर्मल केसेस में जब एंड पोजीशन से हटाया हुआ रहता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे लिखते हैं। जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो उसे मिथाइल कहते हैं कॉमन नेमिंग। और अगर IUPAC नेम लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम हेलो लिखेंगे, मतलब यहाँ पे ब्रोमो हो जाएगा। और क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन का जो वर्ड रूट होता है वो मेथ होता है, और फिर एन, तो ब्रोमो मीथेन। तो दो नाम देख सकते हो, आपके भी घर में हो सकता है दो नाम, घर में एक नाम, स्कूल पे एक नाम रहे। वैसे ही यहाँ पे भी एक कॉमन नेम है और एक IUPAC नेम है जो कि सिस्टमैटिकली वे में बनाया हुआ है। दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड एंड दिस इज ब्रोमो मीथेन। वैसे ही कोई और अगर ग्रुप ले लें, इथाइल अगर रहता है, इथाइल कैसा रहेगा? दो कार्बन रहेंगे। जैसे मानो CH3, CH2 एंड Br है, तो क्योंकि दो कार्बन है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। एंड IUPAC नेम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। इथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो इथेन। क्या आप इसे बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो जब मैं बॉन्ड लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात कहता हूँ तो हमें बस इन कार्बन कार्बन को देखना है। यहाँ पे दो कार्बन है और फिर इस सेकेंड कार्बन से लगा हुआ है Br, तो आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जनरली जब हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसमें हाइड्रोजन एटम्स को नहीं शो करते हैं। कैसे हाइड्रोजन एटम्स? जो कि कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और इन दोनों कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है। बाकी हाइड्रोजन का पता कैसे चलेगा? तो हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन से एक बॉन्ड बना हुआ है तो बाकी 3 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन से 2 बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। और वैसे ही ये कुछ और हमने कॉमन नेम और IUPAC नेम लिए हुए हैं, इनको हम फिल करते हैं। आप एक बार पॉज करके फिल करो और फिर चेक करो कि कैसा है। जैसे हम यहाँ पे देखें 3 कार्बन है, इसे प्रोपाइल कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं इसको। तो दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। यही जब हम IUPAC नेम लिखते हैं, इसका IUPAC नेम को हम थोड़ा इस तरफ लिख रहे हैं। एक तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड है, IUPAC नेम लिखेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन पे भी जुड़ा हुआ है। ये कार्बन नंबर 1 है जिस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इसे हम लिखेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस कार्बन की नंबर बताएंगे कि कौन से कार्बन के नंबर पे ये जुड़ा हुआ है, तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। सेकंड वाले में अगर देखो तो सेकंड वाला जो है वो इससे अलग है। इसका अगर आप बॉन्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो बॉन्ड लाइन कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस सेकंड वाले केस में जो ब्रोमीन है वो सेकंड कार्बन से जुड़ा है, ये 1 2 और ये 3 है, सेकंड पोजीशन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। जब यहां से कोई अटैचमेंट हो सेकंड पोजीशन से तो उसे आइसोप्रोपाइल कहेंगे। तो ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। स्पेस देंगे, इधर स्पेस नहीं देते हैं। सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन।
इसके बाद हमें आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो आइसोब्यूटाइल कैसा होता है स्ट्रक्चर? आइसोब्यूटेन अगर आपको पता है, ये होता है आइसोब्यूटेन। तो इसके इस पोजीशन से अगर हम ग्रुप को लगा दें, यहाँ से हमने लगा दिया, क्लोराइड है, Cl लगा दिया, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसी का अगर IUPAC नेम लिखना है तो जिधर से ब्रांचेस पास आ रहे हैं उधर से हम नंबरिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं, C को पहले लिख रहे हैं, M को बाद में लिख रहे हैं, प्रोपेन। नेक्स्ट पार्ट पे आता है, डी पार्ट पे। 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ब्यूटेन बनाना है, 4 कार्बन बनाना है हमें चेन, और सेकेंड पोजीशन पे लगाना है Br, किसी भी तरफ से Br लगा सकते हो, तो ये बन गया। इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। जब इस चेन से सेकेंड पोजीशन से कनेक्शन रहता है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये इनके कुछ कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल हैं, उनको भी हम देखते हैं। जैसे ई पार्ट को अगर हम देखें तो ई पार्ट के अंदर अभी ये टर्शरी पोजीशन से जुड़ा हुआ है। जैसे आइसोब्यूटेन है, अगर इस Br को हटा दो तो यहाँ पे ये आइसोब्यूटेन है, उसके टर्शरी पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लासिफिकेशन भी देख सकते हो, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी हैलाइड है, टर्शरी ब्रोमाइड है। IUPAC नेम लिखेंगे तो एक एंड से दूसरे एंड पे नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो ये 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। F पार्ट पे देखते हैं, अलाइल ब्रोमाइड। अलाइलिक पोजीशन, अलाइल के बारे में बताया था कि डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट पोजीशन होता है, जब अलाइल सिंपली कहते हैं तो फिर ये 3 कार्बन के सिस्टम को कहते हैं हम, तो ये है अलाइल ब्रोमाइड। सिंपली अलाइल ब्रोमाइड लिखा हुआ है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट फैमिली है, स्मॉलेस्ट मेंबर है उस फैमिली का, अलाइलिक फैमिली का, उसको हम अलाइल कह रहे हैं। तो ये है अलाइल ब्रोमाइड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्योंकि ज़्यादा होती है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। प्रोपीन सिंपली लिख सकते हो, या प्रोप1इन भी लिख सकते हो, प्रोपीन या फिर प्रोप1इन। जी पार्ट पे आते हैं। जी पार्ट पे हमें ये जो Br ग्रुप है, अब दिस इज नॉट एन हेलो एल्केन, ये क्या है, ये एक हेलो अरीन है, इसे हम सिंपली ब्रोमोबेंजीन ही लिखते हैं यहाँ पे, एंड इसका जो IUPAC नेम है ये भी ब्रोमोबेंजीन ही है। ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे, कॉमन नेम में भी ब्रोमोबेंजीन लिखेंगे, और IUPAC नेम में भी हम लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन। H पार्ट पे आता है, बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइलिक पोजीशन कौन सा था, बेंजीन का जो नेक्स्ट पोजीशन था, बेंजीन से जो अटैच्ड कार्बन है उसको हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। और जब बेंजाइल ब्रोमाइड कहा जा रहा है तो फिर जो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है उस फैमिली का, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन पे हम जोड़ दें Br, तो ये हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। और अगर इसका कॉमन IUPAC नेम लिखें तो यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे हम, मीथेन से ये हैलोजन लगा हुआ है, तो जब हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफिनाइल मीथेन। एक कार्बन है, उस कार्बन से ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो ब्रोमोफिनाइल मीथेन। वन ब्रोमो 1 फिनाइल ग्रुप भी लिख सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, इनको भी एक बार फटाफट IUPAC नेम्स इनके लिखने की ट्राई करो, फिर हम नाम देखते हैं इनके।
फर्स्ट वाले एग्जांपल को अगर देखो तो यहाँ पे CH3CHCl2 है। IUPAC नेम अगर सिंपली लिखते हो तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, क्योंकि जिधर से ग्रुप पास आ रहा है, ऐसे तो फर्स्ट कार्बन यही है, अभी एक ही पोजीशन है, 1,1 डाइक्लोरो लिख सकते हो। पोजीशन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ClCl इधर रहता तो सिंपली डाइक्लोरो तो नहीं लिख सकते फिर हम, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। और वही सेकंड वाले में यहाँ पे फर्स्ट है और ये सेकंड है, किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, तो ये 1,2 डाइक्लोरो इथेन है। कोई स्पेस नहीं देंगे नाम लिखने में। वैसे अगर दोनों के बारे में देखो, इन दोनों को हम एक और कॉमन वे से क्लासिफाई करते हैं। जब दो दो ग्रुप्स जुड़े हुए रहते हैं किसी सिस्टम पे, सेम ग्रुप्स जनरली, तो फिर ऐसे केस में हम इन्हें इस वाली जगह पे, जब दो Cl जुड़ा हुआ है सेम कार्बन पे, तो इसे हम जेमिनल कहते हैं। और जब एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़ा हुआ रहता है तो हम उसे विसिनल कहते हैं। तो ये जो है, ये है एक जेमिनल डाइहैलाइड, है ना। दिस इज अ टाइप ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड। और ये जो है, दिस इज अ टाइप ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। शॉर्ट में इसे सिंपली जैम लिखते हैं, जैम डाइहैलाइड, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं विस डाइहैलाइड। तो जब एडजेसेंट पोजीशन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, केवल इसके साथ नहीं, लेट्स से जैसे दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो अगर सेम कार्बन पे दो OH लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे जेमिनल, और जब एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है तो उसे हम कहते हैं विसिनल। जैसे ये जो एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है, इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसे इथाइलिन कहते हैं, तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। यही अगर यहाँ पे दो OH रहते तो उसका नाम हो जाता इथाइलिन डाइऑल, जनरली उसे इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। यहाँ पे दो अमाइन रहता तो इथाइलिन डाई अमाइन कहते हैं। और ये जो ग्रुप है, इसको कॉमन नेम में इथाइलिडीन लिखते हैं, एक को इथाइलिन लिखते हैं और इसे इथाइलिडीन लिखते हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड लिखते हैं सिंपली, डाई क्लोराइड नहीं लिखते हैं यहाँ पे। तो ये तुम्हें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इथाइलिन से रिलेटेड और भी नाम है, तो इथाइलिन तो आपको याद रखना ही रखना है। जैसे कि जब दो कार्बन है और इन दोनों कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो इसे भी इथाइलिन कहते हैं, या दो कार्बन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे भी हम इथाइलिन ही कहते हैं। इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल कॉमन नेम में, और इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। तो क्योंकि तीनों सिमिलर ही नाम है तो ये याद रखना ज़्यादा आसान है। और एक इथाइलिन है और दूसरा जब जेमिनल होता है तो फिर इथाइलिडीन हो जाता है। ये कैसा है, दीज आर विसिनल, जब एडजेसेंट पोजीशन पे रहते हैं तो उसे हम विसिनल कहते हैं। के पार्ट का नाम देखें, ये सिंपलेस्ट डबल बॉन्ड के साथ Cl जुड़ा हुआ है, विनाइल है, दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। और अगर इसी का हम IUPAC नेम लिखते हैं तो ये क्लोरोइथीन हो जाएगा। इथीन है, उस पर Cl लगा हुआ है, क्लोरोइथीन। एल पार्ट पे आता है। तो एल पार्ट में बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो उसे टोल्वीन कहते हैं, तो इसे आप सिंपली ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन लिख सकते हो। ऑर्थोक्लोरोटोल्वीन लिख सकते हो। IUPAC नेम में 2-क्लोरोटोल्वीन लिख सकते हो। टोल्वीन जो है वो एक्सेप्टेड IUPAC नेम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो बेंजीन की तरह भी लिख सकते हो, लेकिन अगर बेंजीन की तरह लिखोगे तो फिर ये लिखना पड़ेगा आपको 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग कर रहे हैं। क्यों अल्फ़ाबेटिकली कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांचिंग के हिसाब से नंबरिंग नहीं कर पाएंगे। ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, दोनों तरफ से क्लैश हो रहा है, 1 2 1 2 दोनों तरफ से आ रहा है, तो फिर ऐसे केस में अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं।
तो 1-chloro-2-methyl-benzene भी लिख सकते हो। ये दोनों ही एक्सेप्टेड IUPAC नेम्स हो जाएंगे। कुछ और कॉमन एग्जांपल्स ले रहे हैं, फटाफट इनको ट्राई करो। CH3Cl जब हम कह रहे हैं तो CH3Cl इज मिथाइल क्लोराइड। जैसा हमने पहले देखा था, इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन कह सकते हो। वैसे ही जब 2 Cl लग जाता है तो इसे मिथाइलिन कहते हैं। ये मिथाइलिन क्लोराइड है। डाइक्लोराइड नहीं लिखते, मिथाइलिन क्लोराइड। इधर लिखते हैं डाइक्लोरोमीथेन। IUPAC नेम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले सबसे पहले हमने प्रेफिक्स लिख दिया, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, और फिर मीथेन तो डाइक्लोरोमीथेन। 3 क्लोरीन है तो प्रेफिक्स ट्राइक्लोरो मीथेन। 4 क्लोरीन है तो फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। और इनके कॉमन नेम्स, जब CHCl3 है तो इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वही क्लोरोफॉर्म, ओमनी और क्लोरोफॉर्म का कॉम्बिनेशन जो कि बहुत फेमस है अभी। CCl4 इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट पे आता, ये तो नेमिंग हमने डिस्कशन किया। आइसोमर्स के का एक क्वेश्चन लेते हैं। नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br। हैलोजन है और हमें इसके आइसोमर्स बनाने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये आइसोमर्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा बेसिक उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम ब्रेक डाउन इसको करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो 5 कार्बन के डिफरेंट स्केलेटन बनाने पड़ेंगे। 5 कार्बन के डिफरेंट स्केलेटन बनाने के बाद हमें वहाँ पे Br को बस प्लेस करना है। तो 5 कार्बन के डिफरेंट स्केलेटन की बात करें तो एक तो ये पेंटेन है। इन 5 कार्बन को हम इस तरह से रख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन। फिर एक कार्बन हटाया तो 4 कार्बन की चेन बनी, फिर उस एक कार्बन को यहाँ पे लगा दिया तो ये बन गया आइसोपेंटेन। और फिर 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, 2 कार्बन बचा हुआ है तो 2 कार्बन को ऐसा लगा दिया, दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। दोनों मिथाइल को एक साथ ही लगाया है, इथाइल बना के नहीं लगा सकते, दिस इज आइसोपेंटेन ओनली। होप कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आइसोपेंटेन ही है, ये वही स्ट्रक्चर है जो कि ये है। कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पे नंबरिंग करके देखो, ये 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 1 2 3 4, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है। दोनों तो सेम ही है, बस पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन अलग थोड़ा सा घुमा दिया और ऐसे वैसे इधर कहीं और करके ड्रॉ कर दिया तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना है सेम है या नहीं है, तो दोनों पे नंबरिंग करके चेक कर लो। कार्बन की चेन पे सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं तो फिर वो दोनों सेम होंगे। बाकी अब हमें क्या करना है, हमें इन पे Br लगाना है। तो यहाँ पे कितने पोजीशंस हैं, यहाँ पे 3 पोजीशंस हैं। नॉर्मल पेंटेन में ये 1 2 3, बाकी ये दोनों तो सेम ही है तो यहाँ पे Br लगा सकते हैं, फिर इस सेकेंड पोजीशन पे Br लगा सकते हैं, और फिर इस थर्ड पोजीशन पे Br लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो ये चारों अलग अलग पोजीशंस ही हैं, ये दोनों फिर सेम पोजीशन है तो यहाँ पे Br लगा दिया, फिर इस सेकेंड पोजीशन पे Br लगा दिया, थर्ड पोजीशन पे Br लगा दिया, और फिर इस फोर्थ पोजीशन पे Br लगा दिया। और यहाँ पे केवल एक ही पोजीशन है, बीच में तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड ही मैक्सिमम बनाता है। कार्बन के पास
ऑक्टेट एक्सपेंशन की जगह नहीं है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए टोटल। यहाँ पे ये 8 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हुए हैं, 3 तो यहाँ से बने हैं, 4 इससे बने हैं और 1 इससे बने हैं। तो सबसे पहला काम हमने स्टेप वाइज काम किया। सबसे पहले हमने देख सकते हो कि सबसे पहले हमने इसके स्केलेटन ड्रॉ किए, फिर उस स्केलेटन पे देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ होंगे, और इसके बाद फिर हमने सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। लेकिन हमें इसमें बोला है कि स्टीरियो आइसोमर्स भी बताने हैं। ये 8 तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हुए। स्टीरियो आइसोमर्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि किसमें किसमें कायरल सेंटर है, मतलब किसमें किसमें ऐसा कार्बन है जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स से जुड़ा हुआ हो। जैसे ये वाला कार्बन, ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल है, और ये CH2Br ग्रुप है। यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे एक ग्रुप है, इससे भी 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो ये आपको 2-2 काउंट करना पड़ेगा। जैसे प्लस माइनस है, मान लो इसे भी प्लस माइनस लिख देते हैं, और इसे भी प्लस माइनस इनैंशियोमर्स के फॉर्म में होंगे। तो 8 तो वैसे थे, 3 और बढ़ गए, तो टोटल 11 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन केवल कॉन्स्टिट्यूशनल या केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछता, तब तो बस ये नॉर्मली जो क्वेश्चन रहते हैं वो केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के रहते हैं। तो ये केवल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये सीधा सा काम है। एक बार अब आप क्या करो, अब फटाफट एक बार एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखो, है ना, जो उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो गिवन एग्जांपल्स हैं। और फिर अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ से आकर रेफर कर लो, और होपफुली आपने साथ साथ भी लिख लिया होगा। थैंक यू।